हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। राजस्थान के लोक नाटक हम देख रहे थे, लोक नाट्य हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कल देखा था ये अपना ख्याल लोक नाट्य। ठीक है, लोक नाट्य हम डिस्कस कर रहे थे, ख्याल लोक नाट्य हम कल देख चुके हैं, आगे हम देखने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रम्मत लोक नाट्य के बारे में। ठीक है, रम्मत के बारे में जानेंगे। रम्मत कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से हैं, वो सब हम आगे देखने से पहले रम्मत के बारे में जानते हैं कि रम्मत क्या होता है। देखो, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें रम्मत का, तो शाब्दिक अर्थ होता है रमने वाला। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रमने वाला होता है। अब इसका उद्भव कैसे हुआ? तो देखो, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में क्या होता था 19वीं सदी में? सावन के महीने में या होली के अवसर पर, सावन के महीने में या फिर होली के अवसर पर कुछ काव्य प्रतियोगिताएं होती थी। ठीक है, कुछ काव्य प्रतियोगिताएं होती थी और उन काव्य प्रतियोगिताओं से ही रम्मत का उद्भव हुआ है। ठीक, उन काव्य प्रतियोगिताओं से ही रम्मत का उद्भव हुआ है। मतलब क्या? मतलब ये कि राजस्थान के कुछ लोक कवियों ने राजस्थान के वीर पुरुषों के लिए या महापुरुषों के लिए, लोक नायकों के लिए जो काव्य रचनाएं की, उन रचनाओं को ही रंगमंच पर मंचित करना रम्मत कहा गया। ठीक, राजस्थान के लोक कवियों ने हमारे महापुरुषों, हमारे वीर पुरुषों के लिए जो भी काव्य रचनाएं की हैं, उन काव्य रचनाओं को ही रंगमंच पर मंचित करना रम्मत कहा गया। ठीक, शाब्दिक अर्थ हमने देख ही लिया, रमने वाला। ठीक है, अब देखो, रम्मतों के रचनाकार, कुछ प्रमुख रम्मत है, उनके रचनाकार कौन है? मनीराम जी, ठीक है, मनीराम व्यास हो गए, तुलसीराम हो गए, फागू महाराज हैं। ये कौन है? ये प्रमुख रम्मतों की रचना करने वाले हैं, प्रमुख रम्मतों के रचनाकार हैं। इसमें एक नाम और आता है तेज कवि का। ठीक है, मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज और तेज कवि। अच्छा, मैंने तेज कवि का नाम क्यों बताया? क्योंकि ये जो तेज कवि, सबसे पहले तो ये जानो कि ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जैसलमेर के रहने वाले थे। अब इनमें क्या विशेषता है? तेज कवि ने क्या योगदान दिया? देखो, तेज कवि जो है, इन्होंने 1943 में रम्मत के ऊपर एक बुक लिखी, जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी रम्मत। ठीक है, स्वतंत्र बावनी रम्मत। इतना ही नहीं, इन्होंने जैसलमेर में ही श्री कृष्णा कंपनी के नाम से एक रम्मत अखाड़ा शुरू करा। इन्होंने जैसलमेर में ही श्री कृष्णा कंपनी के नाम से एक रम्मत अखाड़ा भी शुरू किया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसलमेर और बीकानेर में ही इसका उद्भव हुआ है। तो जैसलमेर में नहीं, बीकानेर में आचार्यों का चौक है। बीकानेर में जो आचार्यों का चौक है, ये रम्मतों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बीकानेर का आचार्यों का चौक जो है, वो रम्मतों के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। अब देखो, रम्मत की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये खुले मंच पर होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोक नाट्य जो होते हैं खुले मंच पर ही होते हैं। सबसे पहले तो ये खुले मंच पर होती है, और जो इनका मंच होता है, रम्मत का जो मंच होता है, वो धरातल से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा होता है। दूसरी बात, इसमें जो रंगमंच में जो है वो इनका मंचन जो होता है वो पाटों पर होता है। रंगमंच में इसका जो मंचन होता है वो पाटों पर होता है, और जो पाटा संस्कृति है वो बीकानेर की देन है। याद रखना, जो पाटा संस्कृति है वो बीकानेर की देन है। ठीक है, वाद्य यंत्र हम देखते हैं तो नगाड़ा,
और ढोलक। वाद्य यंत्र क्या है इसका? नगाड़ा और ढोलक इसका वाद्य यंत्र है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, संवाद के साथ अभिनय किया जाता है और नृत्य किया जाता है। रम्मत में क्या होता है? संवाद। संवाद क्या होता है? जो डायलॉग्स हम बोलते हैं वही तो संवाद होता है। तो संवादों के साथ में इसमें नृत्य किया जाता है और अभिनय किया जाता है। अब एक चीज आप याद रखना, इसमें संवाद जो है संवाद के साथ में नृत्य और अभिनय किया जाता है। तो नृत्य और अभिनय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितने ज्यादा संवाद इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इसके डायलॉग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या बहुत ही ज्यादा सशक्त होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सशक्त होते हैं। अब देखो कुछ प्रसिद्ध रम्मत हम देख लेते हैं। मनीराम जी की रम्मत, अब ये क्या होती है, कैसे होती है, सभी देखेंगे हम। मनीराम जी रम्मत, हेड़ाऊ, मेरी रे रम्मत, फक्कर दास री रम्मत, फागू जी री रम्मत, जमुना दास जी की रम्मत, और जो मुख्य है या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अमर सिंह राठौड़ री रम्मत। अब एक एक करके सारी रम्मत को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मणिराम जी रम्मत। देखो ये जो रम्मत है इसको जब शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसको शुरू करते समय नृत्य करते हुए गणपति वंदना की जाती है। नृत्य करते हुए गणपति वंदना की जाती है, गणेश वंदना की जाती है, रामदेव जी की स्तुति की जाती है। इसके साथ में ये रम्मत जो है वो शुरू होती है। इसके साथ में ये रम्मत शुरू होती है और इसमें पनिहारी और लावणी गीत भी मुख्य रूप से गाए जाते हैं। शुरू किससे होती है? गणपति वंदना और रामदेव जी की स्तुति के साथ में शुरू होती है। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये जो रम्मत होती है मुख्य रूप से शुरू जो होती है वो रामदेव जी की स्तुति के साथ में ही शुरू होती है। ठीक है, तो मणिराम जी रम्मत जो है गणपति वंदना रामदेव जी की स्तुति के साथ में शुरू की जाती है और इसमें पनिहारी और लावणी गीत मुख्य रूप से गाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इसमें जो क्या बोलते हैं लोक नाट्य जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे ननद भौजाई का लोक नाट्य हो गया, ठीक है, ननद भौजाई का खेल हो गया, और एक और है पति पत्नी की छेड़छाड़, ठीक है, वो इसमें दिखाते हैं। इसके साथ में एक ख्याल भी खेला जाता है, वो है अरबी घोड़ा घोड़ी का ख्याल, ठीक है, वो इसमें मणिराम जी रम्मत में खेला जाता है। इसके साथ में हेड़ाऊ मेरी, देखो लिखने की जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वहां मैं लिखूंगी और जो सिर्फ बताने की है वो सिर्फ मैं आपको बोलकर ही बताऊंगी। तो अभी तो इसमें ऐसा कुछ लिखने वाली बात थी नहीं इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं। हेड़ाऊ मेरी रम्मत, अब हेड़ाऊ मेरी में आप याद रखना कि ये जो हेड़ाऊ है ये कौन है? तो भाई देखो कोई आम आदमी नहीं है, कुंभलगढ़ के राजा है ये। ठीक है, ठीक, कौन है ये हेड़ाऊ? ये है कुंभलगढ़ के राजा। और ये मेरी कौन है? ये मेरी है इनकी पत्नी। इन्हीं के रूठने मनाने की कहानी चलती है भाई इसमें। ठीक है, ये मेरी कौन है? ये है इनकी पत्नी। ठीक है, अब इसकी रचना किसने की है या इसके लेखक कौन है? तो इस जो रम्मत के लेखक हैं तेजपाल।
कौन है इसके लेखक? तेजपाल इसके लेखक है। कुंभलगढ़ के राजा हेड़ाऊ और उनकी पत्नी मेरी के ऊपर ये जो है रम्मत लिखी गई है। एकादशी और चतुर्दशी के दिन ये रम्मत खेली जाती है। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, ये जो रम्मत खेलने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखो, ये जो रम्मत खेलने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? खेलार कहा जाता है। ठीक है, ये जो रम्मत खेलने वाले होते हैं ना उनको खेलार कहा जाता है। ये पहले बताना था जो मैं भूल गई, अब बता देती हूँ। रम्मत जो खेलने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? खेलार कहा जाता है। तो हेड़ाऊ गिरी रम्मत की हम बात कर रहे हैं, कुंभलगढ़ के राजा और उनकी पत्नी की है। ये सबसे लोकप्रिय रम्मत है, ये और याद रखना, ये जो रम्मत है राजस्थान में सबसे लोकप्रिय रम्मत है। लेखक कौन है? तेजपाल है, हेड़ाऊ है इसमें, कुंभलगढ़ के राजा थे और इनकी जो पत्नी है इनकी कहानी है इसमें। ठीक है, ये इसकी जो रचना हुई है वो गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना हुई है और इसका जो समापन होता है वो माता जी के भजनों के साथ में इसका समापन होता है। ठीक, अब देखते हैं फक्कड़ दासरी रम्मत। अब देखो फक्कड़ दासरी रम्मत, फक्कड़ दासरी रम्मत का हम ये कह सकते हैं कि बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ ही इस रम्मत से हुआ है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ ही इस रम्मत से हुआ है और इसमें सबसे पहले या शुरुआत में जब इस रम्मत को प्रारंभ किया जाता है तो गणपति वंदना से इसको शुरू किया जाता है। ठीक है, गणपति वंदना से शुरू किया जाता है और उसमें कुछ खेल खेले जाते हैं, जैसे बोर बोरा का स्वांग, स्वांग है उसका हाथ से विनोद। ठीक है, जाट जाटनी का स्वांग, सपेरे का स्वांग, देखो इनका लक्ष्य क्या होता है? आम जनता को हंसाना, उनका मनोरंजन करना। तो स्वांग करके तो ये मनोरंजन करेंगे, कुछ ऐसा ही तो करेंगे जिससे जो भी ऑडियंस बैठी हो उन ऑडियंस जो है वो एंटरटेन हो, उनको हंसी आए। ठीक है, तो ये सारे स्वांग करके ये अपने ऑडियंस का मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और शीतला माता की जो गीत होता है उससे इसका समापन होता है। ठीक है, शीतला माता के गीत से इस रम्मत का समापन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं फागुजीरी रम्मत। अब देखो फागुजीरी जो रम्मत होती है, फागुजीरी रम्मत में सबसे पहले राय माता का स्वांग किया जाता है। ठीक है, फागुजीरी रम्मत होती है, फागुजीरी रम्मत में सबसे पहले राय माता का स्वांग किया जाता है और इसके बाद में जोशी जोशण आते हैं। ठीक है, जोशी जोशण का स्वांग होता है। ठीक, राय माता का स्वांग होता है, जोशी जोशण का स्वांग होता है। एक बात और याद रखना, ये जो रम्मत है इसकी लावड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये जो रम्मत है इसकी लावड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। लावड़ी जो गीत होते हैं ना वो इसके बहुत प्रसिद्ध हैं। अब इसके बाद में देखते हैं जमुना दासरी रम्मत। देखो अब नाम से ही पता चलता है प्रवर्तक कौन है, तो जमुना दास जी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका आंसर हमें उसी में मिल जाता है। जमुना दासरी रम्मत, इसके प्रवर्तक कौन है? जमुना दास ही है इसके प्रवर्तक। गणपति वंदना से इसका प्रारंभ किया जाता है और ये कहा जाता है कि माँ भगवती मतलब लटियाल माता इस अखाड़े में स्वयं आती हैं और आकर यहाँ पर नृत्य करती हैं। ये माना जाता है कि माँ भगवती लटियाल माता इनके अखाड़े में आती हैं और यहाँ आकर वो स्वयं नृत्य करती हैं। गणपति वंदना से इसका प्रारंभ किया जाता है और गणपति वंदना के बाद में जो खारवी है,
वो लोगों का मनोरंजन करता है और उसके बाद में जोशी जोशन आते हैं और जोशी जोशन आकर के वो पूरे वर्ष का वर्षफल बताते हैं। ठीक है, जोशी जोशन आके पूरे वर्ष का वर्षफल बताते हैं और मैंने आपको प्रवर्तक बता ही दिया जमुना दास जी। आप देखो आते हैं अंतिम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमरदास राठौड़ री रम्मत। अब आप इसको याद, एक चीज की इंपॉर्टेंस क्यों है, इसलिए क्योंकि एक तरफ जो दूसरे हैं वो श्रृंगार सौंदर्य से मनोरंजन से भरपूर है। ठीक है, श्रृंगार की बातें करेंगे, स्वांग दिखाएंगे, ये सारी चीजें हैं, मतलब हास्य विनोद की जिसमें कथा है। लेकिन वही ये जो अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है ये शौर्य वीरता से परिपूर्ण है। अमर सिंह राठौड़ जिन्होंने शाहजहां को ललकारा था उनकी कथा इसमें दिखाई जाती है। अमर सिंह राठौर एक बहुत इतिहास पुरुष है, महान इतिहास पुरुष, जिन्होंने शाहजहां को ललकारा था, शाहजहां से इन्होंने लड़ाई करी थी, उनकी शौर्य गाथा इसमें दिखाई जाती है। ठीक है, और एक बात और याद रखना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बीकानेर के आचार्यों का चौक जो कि रम्मतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ये जो रम्मत है इसका आयोजन वही किया जाता है, मतलब बीकानेर के आचार्यों के चौक पर इसका आयोजन किया जाता है। अमर सिंह राठौड़ री रम्मत। अब ये तो यहाँ पे रम्मत कंप्लीट हो गया। अब देखो रम्मत के बाद में हम देखते हैं कुछ और लोक नाट्य, जैसे कि तमाशा। तमाशा देखते हैं। अब देखो तमाशा जो लोक नाट्य है ये बेसिकली अपने राजस्थान का नहीं है। ठीक, ये जो तमाशा लोक नाट्य है बेसिकली अपने राजस्थान का नहीं है। अब राजस्थान का नहीं है तो कहाँ का है, तो भाई ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का भट्ट परिवार, महाराष्ट्र का भट्ट परिवार जो तमाशे का पालन और पोषण करता है, मतलब भट्ट परिवार में ही तमाशे को अच्छे से किया जाता है और भट्ट परिवार में ही इस तमाशे को अच्छे से इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, इसको सृजित करके रखा हुआ है। अब देखो तमाशे में होता क्या है, लोक जीवन में जो कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित होती है उसको एक बंधी बनाई शैली में लोगों को दिखाना। ठीक है, कहानी तो वही होती है जो आम लोगों में बहुत अच्छे से प्रसिद्ध होती है, उसी कहानी को एक अच्छे खासे रूप में ढालकर एक बंधी बनाई शैली में लाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना ही तमाशा कहलाता है। ठीक है, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना ही तमाशा कहलाता है। अब मूलभूत रूप से महाराष्ट्र से है, तो भाई राजस्थान में कब आई और कौन लाया, तो राजस्थान में महाराज हुए थे जयपुर के महाराजा कौन थे, प्रताप सिंह। ये जो प्रताप सिंह हुए थे ना, इन्हीं के समय महाराष्ट्र के भट्ट परिवार जयपुर में इस कला को लेकर आए थे। ठीक है, इन्हीं के समय महाराष्ट्र के भट्ट परिवार जो इसके खिलाड़ी हैं वो इस तमाशा लोक नाट्य को जयपुर में लेकर आए थे। एक चीज और याद रखना, ये जो तमाशा लोक नाट्य है इसमें ध्रुपद गायकी मैंने आपको बताया था ना, ध्रुपद गायकी और ख्याल लोक नाट्य दोनों का समावेश है। ठीक है, ध्रुपद गायकी और ख्याल गायकी भी मैंने आपको बताई थी, दोनों का इसमें समावेश है। ठीक, अब जयपुर में इसका प्रवर्तक कौन है, तो मैंने बताया था, जयपुर में इसके प्रवर्तक कौन है, बंशीधर महाराज। ठीक है, वैसे इनका पूरा नाम है पंडित बंशीधर शर्मा जी, जो वंशी बजाते हैं। पंडित बंशीधर शर्मा इसके प्रवर्तक हैं, मतलब इन्होंने जयपुर में तमाशे की शुरुआत की है। जो तमाशा है वो अपने जयपुर में ही बहुत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, शुरुआत किसके समय हुई, महाराजा प्रताप सिंह के समय हुई शुरुआत हुई है, लेकिन प्रसिद्धि किसके समय मिली, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय इसको प्रसिद्धि मिली। महाराजा राम सिंह द्वितीय जो हैं इन्होंने तमाशे के जो फनकार हैं, जो कलाकार हैं, उनको इन्होंने
आश्रय दिया, ठीक है, और इसके साथ में इस कला को जो है वो पल्लवित होने दिया, इस कला का विकास होने दिया। महाराजा राम सिंह के समय ये कला जो है वो अच्छे से प्रसिद्ध हुई। ठीक, वाद्य यंत्र, इसमें सारंगी, हारमोनियम वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सारंगी है, तबला है, नक्कारा है, हारमोनियम है, ये इसके क्या है, वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, ये है इसके वाद्य यंत्र। तमाशे के वाद्य यंत्र कौन से हैं? सारंगी, तबला और नक्कारा। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो तमाशे में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो संगीत, दूसरा नाट्य, और तीसरा है गायन। ठीक है, संगीत, संगीत मतलब जो बजाते हैं वो, गाने से मतलब नहीं है यहाँ पे, क्यों गायन अलग लिखा हुआ है मैंने। तो संगीत, हारमोनियम, मतलब जो संगीत जो निकलता है, जो वाद्य यंत्र बजाने से जो संगीत निकलता है वो, नाट्य जो अभिनय किया जाता है, और गायन जो संवाद बोले जाते हैं, ये जो है इसमें तीनों का अच्छे से समन्वय होता है। ठीक है, एक बात और याद रखना, किसी ना किसी लोकोत्सव पर ही होते हैं, किसी ना किसी लोक उत्सव से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तमाशे जो है वो खुले मंच पर होते हैं, और जो खुले मंच पर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको अखाड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? अखाड़ा बोला जाता है। तमाशों का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसको क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता ही दिया कि भट्ट परिवार, महाराष्ट्र के भट्ट परिवार ने इसको संभाला है, इस शैली को। तो ये जो महाराष्ट्र का भट्ट परिवार है, वही इसको जयपुर में लेकर आए थे। तो ये जो भट्ट परिवार है वो आज भी हर साल तमाशे का आयोजन करते हैं। मतलब इन्होंने अपनी इस परंपरागत शैली का इतना अच्छे से ख्याल रखा है कि आज भी ये समृद्ध अवस्था में हमें प्राप्त होती है। ये जो कला है वो आज भी हमें प्राप्त होती है। इस कला का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है इनके भट्ट परिवार में। ठीक है, इसमें स्त्री पात्रों की जो भूमिका है वो स्त्रियों के द्वारा ही निभाई जाती है। ठीक, होते कब कब है? तो देखो कुछ प्रमुख तमाशे देख लेते हैं पहले। तो देखो तमाशे कौन कौन से प्रमुख तमाशे? तो जोग जोगिन, ठीक है, जोग जोगिन। देखो ये जो जोग जोगिन का तमाशा है ये होली के दिन किया जाता है। ठीक है, जोग जोगिन का तमाशा जो है वो होली के दिन किया जाता है। इसके बाद में होते हैं हीर रांझा। अब देखो होली के दूसरे दिन होली के दूसरे दिन कौन सा खेल खेला जाता है या कौन सा तमाशा खेला जाता है? वो है हीर रांझा। ठीक है, इसके बाद में है गोपीचंद। और ये गोपीचंद जो है ये कब खेला जाता है? तो ये खेला जाता है चैत्र अमावस्या को। भाई होली के बाद में चैत्र का ही तो महीना आता है। फाल्गुन पूर्णिमा को तो होली आती है और उसके अगले दिन से ही चैत्र का महीना शुरू हो जाता है। तो चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद का तमाशा खेला जाता है। और एक और तमाशा है वो है अपना जुट्टन मियां। ये खेला जाता है शीतला अष्टमी के दिन, चैत्र अमावस्या से पहले। शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, जिस दिन मारवाड़ में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, उसी दिन जुट्टन मियां का तमाशा खेला जाता है। ठीक, लैला मजनू का भी तमाशा है। तो ये करके कुल मिला के कुछ प्रमुख तमाशे हैं। ठीक है, अब तमाशे के साथ में हम देखते हैं
तमाशे के बाद में एक लोक नाट्य और हम देख लेते हैं, वो है नौटंकी। छोटा सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है नौटंकी में। तो नौटंकी तो जैसे कि अब हम नाम से ही समझते हैं, नौटंकी करना तो बहुत आम भाषा में बोला जाता है, सब लोगों को भी बोला जाता है। कोई ओवर एक्टिंग करता है तो उसके लिए सब कह ही देते हैं कि नौटंकी मत कर, है ना। तो नौटंकी तो हम सब जानते हैं, पुरानी ख्याल शैली है, ठीक है। अपने राजस्थान के पूर्वी भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग जैसे भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र में ये मुख्य रूप से नौटंकी की जाती है, ठीक है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर क्षेत्र में। अब इनके प्रवर्तक कौन है? देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये जो तमाशी की तरह ये जो नौटंकी है, ये भी अपने राजस्थान की नहीं है, मूल रूप से राजस्थान की नहीं है। तो कहाँ की है भाई? तो ये है हाथरस की। हाथरस कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है। हाथरस में, यूपी में हाथरस में एक कलाकार हुए थे जिनका नाम है भूरीलाल, ठीक है। ये मूल रूप से कहाँ के थे? तो ये डीग के थे, भरतपुर डीग के निवासी थे। ये पहले हाथरस में नौटंकी किया करते थे और इन्होंने ही अपने राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया है। इन्होंने ही अपने राजस्थान में नौटंकी की शुरुआत की है। मूल रूप से 9 तरीके के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से मुख्य तो है नगाड़ा, ढोलक, सारंगी, डपली, ठीक है। ये मुख्य रूप से है। प्रवर्तक मैंने आपको बता ही दिया भूरीलाल, लेकिन एक प्रमुख कलाकार भी है, बहुत फेमस कलाकार हैं अपने कामा भरतपुर के, जिनका नाम है गिरिराज प्रसाद, ठीक है। गिरिराज प्रसाद कहाँ के हैं? ये कामा भरतपुर के हैं। ये नौटंकी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक। नौटंकी में महिलाएं भी भाग लेती हैं। शादियों के अवसर पर, मेले पर, त्योहारों पर, सबों पर ये नौटंकी किए जाते हैं, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध नौटंकी में जो प्रसिद्ध खेल किए जाते हैं वो आप देख लो, जैसे कि हो गया आपका नकाबपोश का खेल, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रूप वसंत, राजा भर्तहरि, और नल दमयंती, ठीक है। ये कुछ प्रमुख खेल हैं जो नौटंकी में खेले जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? रम्मत देखी, रम्मत के बाद में तमाशा देखा और नौटंकी देखी, ठीक है। आज ये तीनों के तीनों लोक नाट्य हमने डिस्कस कर लिए। कल हमने ख्याल देखा था। 4 लोक नाट्य अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाकी के जो भी बचे हैं स्वांग, बहरूपिया, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अपनी आगे की क्लास के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।